आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के खिलाफ इस बार बीजेपी सिंधिया के अपमान का मुद्दा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बीजेपी सिंधिया के अपमान का मुद्दा भुनाकर जीत का रास्ता बनाने की कोशिश भी करेगी। चुनाव संचालन समिति की बैठक में इस बात का फैसला किया गया है कि पार्टी ग्वालियर चंबल में सिंधिया के अपमान के मुद्दे के साथ ही उतरेगी। वहीं कांग्रेस की रणनीति भी सिंधिया के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीजेपी जहां सिंधिया के अपमान का मुद्दा लेकर जा रही है, तो कांग्रेस भी यह बताने की कोशिश में रहेगी कि सिंधिया ने अपने स्वार्थ के लिए न केवल सरकार को संकट में डाला, बल्कि जनादेश का भी अपमान किया है। आपको बता दें कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और इनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल से आती हैं। यह वो क्षेत्र है जहां सिंधिया का प्रभाव है और 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के दम पर ही कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि सिंधिया के अपमान का मुद्दा यहां कांग्रेस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, तो कांग्रेस भी सिंधिया को घेर कर ही दोबारा जीत का रास्ता बनाने की कोशिश में जुटी रहेगी। तो इस बार उपचुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? इनमें सिंधिया के अपमान का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के 13 साल वर्सेस कमलनाथ के 15 महीने, कोरोना संकट में रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा, प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस, तो कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी। इसके अलावा कांग्रेस का वो वादा भी इस बार उपचुनाव में जरूर उछलेगा, जिसके मुताबिक उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि वो किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अब बीजेपी उसी को एक बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करने चाहिए। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी आखिर किस मुद्दे को इस उपचुनाव में सबसे प्रबल मुद्दे के तौर पर भुनाने जा रही है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं दुर्गेश केशवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और उसके अलावा अजीत भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी और अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे चर्चा शुरू करूं, मैं उन बयानों की तरफ एक बार अपने दर्शकों को जरूर ले जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आखिर यह मुद्दा शुरू हुआ कहां से था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति इतनी गर्माई कि सत्ता ही पलट गई। सर, सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। चलो सर, जिस तरह सिंधिया जी ने कहा सर, और मैंने कहा कि अगर इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में हैं अगर पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया उतर जाओ। मैं बोलना चाहता हूं कि जब सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। ये वो बयान थे जिसके बाद मध्य प्रदेश में सत्ता ही पलट गई। उन्होंने मुझसे कहा कि सड़क पर उतर जाओ, तो मैंने सरकार को ही सत्ता से उतार दिया। चलिए मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। दुर्गेश केशवानी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी इस बार सिंधिया के अपमान को एक बड़ा मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने जा रही है। क्या कुछ बीजेपी की रणनीति रहेगी? पहले आपसे वो जरूर जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, निश्चित रूप से सोहेल जी, जब मध्य प्रदेश में वक्त बदलाव की बात की गई, कांग्रेस के द्वारा जब मध्य प्रदेश में वक्त बदलाव के साथ पदार्पण किया गया, तो 2 चेहरे मध्य प्रदेश को दिखाए गए थे, उसमें से कमलनाथ जी और सिंधिया जी। जो जनादेश मिला, जो मैंडेट मिला, वो मिक्स्ड मैंडेट था। भारतीय जनता पार्टी 109 पे और कांग्रेस 114 पे।
दोनों को किसी न किसी के सहारे सरकार बनाने की जरूरत थी, तो कांग्रेस ने निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। निश्चित ही हमने हमारे मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उसी दिन कहा था कि हम इस सरकार को चिमटे से भी नहीं छुएंगे और ये सरकार अपना काम करे, जनता से जो वचन लेके जो वचन दिए हैं इन्होंने, वो वचनों की बात करे और वचन पूरे करे। और हम ठीक। जहां जरूरत पड़ेगी हम निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ के उस सरकार का सहयोग भी करेंगे। ठीक। पर जब वचनों को निभाने की बात आई, जो चुनाव से पहले कर्ज माफी की बात करते थे, जो चुनाव से पहले कन्यादान योजना की बात करते थे, जो कर्ज माफी चुनाव से पहले लाडली लक्ष्मी और अनेक अनेक योजनाओं की बात करते थे, बिजली के बिल, पेट्रोल पे सब्सिडी, दूध पे सब्सिडी, अनेकों अनेक 983 वचनों का पुलिंदा इन्होंने प्रदेश की जनता से कहा और ठीक। वचन दिया उन्होंने कहा। और ठीक। वो भी वचन जो रामायण में आप देखेंगे सोहेल जी की एक चौपाई आती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन उन्होंने 983 वचन प्रदेश की जनता को दिए और जैसे ही सरकार बनी ये वचन सब एक कोने में कहीं किसी पे रह गए और कांग्रेस की प्राथमिकता क्या बन गई, मध्य प्रदेश में 9,000 करोड़ के राजस्व, शराब के राजस्व को कैसे 13,000 करोड़ के राजस्व करना है। कर्ज माफी पर हमने अनेकों बार कहा कि कर्ज माफ करें, आपने कर्ज माफी की बात की, आपने कहा कि हमारे कमलनाथ जी ने 1 घंटे में जाके उसको साइन किया। राहुल गांधी जी ने जब भोपाल में आके कहा था कि 1 से लेकर 10 गिनेंगे, कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। ये सब बातें आपके समक्ष आई जी, और आज उन्हीं बातों को लेके जब आप जब सर्वे भी हुए थे, आप चुनाव के दौरान जब सर्वे हुए थे तो कांग्रेस ने 2 चेहरे दिखाए थे, जिसमें कमलनाथ जी 5 या 6% दिखते थे, 15 से 20% सिंधिया जी दिखते थे, बाकी शिवराज जी दिखते थे। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी सिनेरियो में कहीं नहीं थे, पर उन्होंने अपनी राजनीतिक अनुभव का लाभ लेते जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी दुर्गेश जी तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी। क्या बीजेपी उनके अपमान का मुद्दा लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है? बस इसी पर फोकस रखिएगा, ताकि मेरे पास इस वक्त कांग्रेस के मेहमान भी मौजूद है। निश्चित रूप से मैं उसी मुद्दे पे ही आपसे बात कर रहा हूं और उसी मुद्दे पे आ रहा हूं जी। जब ये सब चीजें बातें हुई तो प्रदेश की जनता को ये जानने का भी अधिकार है कहां से शुरुआत की थी और कहां आके खत्म की। जब सिंधिया जी के समक्ष आके जब बात होने लगी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कर्ज माफी कर दीजिए, नहीं तो मुझे किसानों के सम्मान में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अहंकार में कमलनाथ जी ने कहा उतरते तो उतर जाएं, सिंधिया जी तो नहीं, उनको तो नहीं उतार पाए, पर आज कमलनाथ की सरकार सड़कों पे आ गई। आज आप देखिए कैसे आज भी उन्होंने कल परसों प्रदर्शन करते जा रहे हैं ये लोग, और ये सड़कों पे आके बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो सिंधिया जी का अपमान की बात है, 22 विधायकों के अपमान की बात है, मुख्यमंत्री रहते हुए जब आपसे समय मांगते थे तो आप कहते थे चलो चलो हो गया। आज निश्चित रूप से वो उसी अपमान का बदला भी है जनता चंबल और चलिए ठीक है, देखते हैं आप किस तरह से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं और जनता क्या कुछ जवाब देती है। इस वक्त चर्चा में हमारे साथ चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी सीधे जुड़ गए हैं। शरद जी, मैं दुर्गेश जी से ये जानना चाहूँगा सोहेल कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये रघुकुल की रीत रही है और बीजेपी भी ये दावा करती है, कर सकती है। लेकिन ये बताइए कि रघुकुल रीत में अपने लोगों के लिए जगह भी तो होती है, होनी ही चाहिए। दीपक जोशी जी को बुलाकर पार्टी का अनुशासन कह दिया जाता है कि भैया अनुशासन तो देखना पड़ेगा, और बीजेपी का कार्यकर्ता इस चीज़ को बहुत बेहतर समझता है। जयभान सिंह पवैया जी से भी यही अपेक्षा रखी जाती है। तो रघुकुल की इस रीत में प्राण क्या अपने ही लोगों के थोड़ी लिए जाने हैं? क्यों दुर्गेश जी, इससे तो सहमत होंगे ना? आप भी लंबे समय से काम कर रहे हैं राजनीति में, जनसेवा के इरादे से आप जरूर आए हैं, लेकिन आपकी भी इच्छा है कि आपको भी कभी कोई यथोचित आपकी योग्यता के अनुरूप सम्मान मिले, टिकट मिले। जिंदगी भर पार्टी का परचम लेकर चलने के बाद, दरी बिछाते रहने के बाद और कई बार मौके मिलने के बाद भी अगर पीछे कर दिया जाता है तो तकलीफ नहीं होगी सर? देखिए शरद जी, निश्चित रूप से आप मेरे पक्ष को रखते हुए सब चीजें बातें सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं आपका। पर चूंकि हमारी पार्टी, हमारी मां, हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करता है, किस कार्यकर्ता को कब कौन सी जवाबदारी देनी है वो संगठन तय करता है। और निश्चित रूप से आज मैं जहां पे हूं, आज आपके समक्ष अगर मैं अपनी बात रख पा रहा हूं तो ये मेरे पार्टी, मेरे संगठन की वजह से ही है।
और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं होती है। रही बात आप दीपक जोशी जी की बात करें, वो कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, जो प्रदेश के शीर्षस्थ यहीं से आप पदों पे लोग जो है वो एक महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। ये बीजेपी है, ये राजनीति के संत कैलाश जोशी जी के पुत्र हैं। मैं आऊँगा आपकी तरफ। अजीत भदौरिया साहब, सिंधिया जी के अपमान का विषय है, क्या अपमान का विषय आपके लिए भी है? क्योंकि आपके नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने कांग्रेस का अपमान किया है, सिंधिया जी ने कमलनाथ जी का अपमान किया है, सिंधिया जी ने कांग्रेस को मिले जनादेश का अपमान किया है। तो क्या आपके लिए भी ये अपमान का मुद्दा है प्रमुख? बिल्कुल आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी के पूरा सम्मान का ख्याल रखेगी। और जो अपमान तो कांग्रेस में मुझे नहीं लगता 15 महीने में या पहले कभी सिंधिया जी का कांग्रेस पार्टी जब से उन्होंने प्राथमिक सदस्य बने अपमान कभी किया हो या उनके अपमान के बारे में सोचा हो। आप स्वयं देखिए कि कितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आप केंद्रीय मंत्री रहे, चीफ व्हिप रहे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह के प्रियंका गांधी जी के साथ ऑफिस शेयर करने का भी उनको मौका मिला। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा कि गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी अपने कलीग के बंगले पे बैठ के पूरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले। तो आदरणीय प्रियंका जी ने आज सिंधिया जी के बंगले पे बैठ के 8-8, 10-10 घंटे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेती थी। वो सब चीज़ें, इतना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। यहाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे आदरणीय शरद जी, तो सिंधिया जी को आप देख लीजिए। सिंधिया जी का भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से सिंधिया जी ने ये आत्मघाती कदम उठाया है उस दिन से लगातार सम्मान होता चला जा रहा है। अब वो सम्मान किस तरीके का है, शिवराज सिंह जी उनके सामने ही उनको विभीषण कह रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में उनके पोस्टरों से उनके फ़ोटो गायब हो रहे हैं। ग्वालियर चंबल में अभी भारतीय जनता कांग्रेस में जब तक सिंधिया जी थे, ग्वालियर चंबल अंचल के बॉस सिंधिया जी थे, एकमात्र 8-10 जिलों के बॉस एकमात्र बॉस सिंधिया जी थे। परंतु आप देखिए अभी कल नरेंद्र सिंह जी के फोटो लगे द बॉस लिख के, तो ये सिद्ध है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का बॉस सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र सिंह जी हैं। अब सिंधिया जी आप देखिए, सिंधिया जी ने जो डील करके अपनी इस लोकतंत्र की हत्या करके सरकार को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपा, उसमें देखिए इनके लोगों को बार बार विचारों को भोपाल बुला लिया जाता है शपथ के नाम पे, 3-3, 4-4 बार बुला लिया जाता है। परंतु उसके बावजूद भी शरद जी इन लोगों को कहीं शपथ ना दे के 2-2, 4-4 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़े हुए दिखते हैं। तो आपके लिए सिंधिया जी के अपमान का विषय दोहरा होगा। एक तो आपका ये आरोप है कि खुद बीजेपी में सिंधिया जी का सम्मान नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप भी लगाकर मैदान में उतरेगी कि हमने तो बहुत सम्मान दिया लेकिन सिंधिया जी आपने हमारा सम्मान नहीं किया। सोहेल जी, यानी आप देखें सोहेल कि दोनों तरफ सम्मान का मुद्दा होगा, प्रकृति अलग अलग होगी। बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस में सम्मान नहीं हुआ सिंधिया जी जैसे नेता का, और कांग्रेस का कहना है हमारे यहाँ तो प्रियंका जी के यहाँ बैठ के होती थी, प्रियंका जी खुद सिंधिया जी के बंगले आती थी। तो कुल मिलाकर सम्मान का विषय दोनों के लिए है। जी सोहेल, बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद जी, इस वक्त हमारे पास शेडोल से एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को उससे रूबरू करा दें। यहाँ पर छुई खदान धंसने से 4 लोगों की मौत की खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। तो शेडोल से बड़ी खबर, छुई खदान धंसने से 4 लोगों की मौत जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अभी भी 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो शेडोल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक खदान के धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों के अभी भी खदान में धंसे होने की खबर मिल रही है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चलिए चर्चा को वापस आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति है जिसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कद्दावर नेता कांग्रेस के कहे जाते थे। अब बीजेपी उनके अपने में शामिल होने के बाद भी एक बड़े नेता होने का दावा कर रही है, और उनके मान सम्मान को लेकर अब आगामी उपचुनाव में दोनों ही दल जाने वाले हैं। शरद जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ जाना चाहूँगा। जिस व्यक्ति के सम्मान और अपमान को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है, दुर्गेश केशवानी जी, आपसे मेरा सवाल होगा। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही जनता उसी शख्स को चुनाव में नकार चुकी है। देखिए सोहेल जी, निश्चित रूप से जो आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और उसमें
वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। जनता नकार चुकी है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो नेता नहीं है, वो वहां के लोकप्रिय चेहरा नहीं है। निश्चित रूप से जो जो कांग्रेस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और जो आप सिंधिया सम्मान और सियासत की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज आज जब जब कांग्रेस के नेता ही उमंग श्रृंगार जब आके बोलते हैं, उनके मंत्री रहते हुए, कि हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगी हुई है, दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर, जब इस कदर के आरोप जब सरकार में रहते ही जब मंत्री और ये लगाता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता उसको समझती है, और आने वाले समय में जो वोटिंग होगी वो इन सब चीजों को बाद में वोटिंग करके होगी। साथ ही साथ जब लक्ष्मण सिंह जी भी इस चीज को मोहर लगाते हैं, जब कर्ज माफी की बातें, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि तीसरे टर्म का कर्ज माफ होने की शुरुआत हो गई है। अभी कुछ दिन पूर्व दिग्विजय सिंह ने दूसरे टर्म की बात की। तो कहीं ना कहीं जो मिसमैच कांग्रेस का था, जो जनता को बरगलाने की बातें थी, वो उन सब चीजों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। दुर्गेश जी, आपकी इस बात से हम सहमत हैं कि चुनाव में जीत हार चलती है, और कोई ऐसा दिग्गज मध्य प्रदेश की राजनीति का नहीं है जो कभी न कभी चुनाव हारा ना हो, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो। कोई ना कोई ऐसा राजनेता ढूंढना मुश्किल है कि जिसने चुनावी रण में कभी ना कभी हार का स्वाद न चखा हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये कोई बड़ा विषय हम इसको नहीं मानते हैं। कई बार समीकरण ऐसे बनते हैं, एक लहर होती है और उस लहर में जीत हार हो जाती है, और बड़े बड़े नेता इसमें शामिल रहे हैं जो हारे हैं। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये ज़रूर है कि आप सिंधिया जी के अपमान का विषय लेकर जाएंगे तो क्या जनता उस पर मोहर लगाएगी? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूँगा, लेकिन इसी सवाल को लेकर मैं पहले जाऊँगा भदौरिया साहब के पास। कांग्रेस जब ये विषय उठाएगी, भदौरिया साहब, क्यों आपको ऐसा लगता है कि जनता इससे मुतासर होगी, जनता पर इसका असर होगा, जनता इससे प्रभावित होगी? क्या वजह देखते हैं आप? जी, मैं शरद जी एक चीज़ स्पष्ट कर दूं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र की, उनको, कि जहाँ तक कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, तो आपके कृषि मंत्री हैं कमल पटेल जी, उनकी आदरणीय मिसेस का कर्जा माफ़ हो चुका, धर्मपत्नी का कर्जा माफ़ हो चुका, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उमंग सिंगार जी की बात कर रहे हैं, तो यही वो कमल पटेल हैं जिन्होंने, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अवैध उत्खनन को लेकर किस तरीके से आरोप लगाए, और जो भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री बने उनमें कमल पटेल जी को शिवराज जी को मंत्री बनाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह राजनीतिक नेपथ्य में हैं, परंतु जहाँ तक बात आप सिंधिया जी की कर रहे हैं आदरणीय शरद जी, मैं इसी ग्वालियर चंबल अंचल को बिलोंग करता हूँ। मुझे मालूम है यहाँ के पानी की क्या तासीर है। यहाँ का व्यक्ति अपना सर कटा सकता है, एक तो वचन से नहीं फिर सकता, और कोई जो गद्दारी करे, कोई उसके साथ विश्वासघात करे, तो उसको वो जीवन पर्यंत माफ़ नहीं कर सकता। आदरणीय शरद जी, आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है हमसे। आपने देखा होगा कि इस अंचल में पारिवारिक दुश्मनियाँ जरा सी बातों पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है, क्योंकि उन्हें जरा सी बात चुभ जाती। इसलिए लोगों ने तो उनके मत का, जो यहाँ पे 16 उपचुनाव होने जा रहे हैं, इन लोगों ने उनके मत के साथ विश्वासघात किया। अब किस तरीके से लोग जा रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे उनका अपमान कर रहे हैं, जो दोबारा जनता के बीच में जा रहे हैं। कई प्रत्याशी, होने वाले प्रत्याशी या पूर्व विधायक ऐसे हैं कि जो जनता के बीच में जा ही नहीं पा रहे। भावनात्मक बातें हैं, तथ्यात्मक बातें नहीं हैं। आपको वो तथ्य भी ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखते हैं उपचुनाव आमतौर पर सरकार की तरफ झुकते हैं, जो भी सरकार उस समय सत्तासीन होती है। और अभी आप और हम सब जानते हैं 3.5 साल का समय है अगले आम चुनाव के लिए। तो जनता का एक स्वाभाविक रुझान होता है कि उसके क्षेत्र के काम कैसे होंगे। इन तथ्यों को भी आपको देखना होगा। आपकी मजबूत रणनीति इसके इर्द गिर्द भी होनी चाहिए। जी, इस पर आपकी क्या राय? जी, बिल्कुल 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 हमारी रणनीति उसके इर्द गिर्द है। और शरद जी, ये आम जनमानस आज की तारीख में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से इतना सजग हो चुका है कि उसको ये मालूम है कि ये शिवराज सिंह जी की सरकार स्थायी सरकार नहीं है। अगर ये 22 चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में, जो उन्होंने पहले 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया था, अगर पुनः कांग्रेस के पक्ष में वो मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से फिर विकासशील कमलनाथ जी की सरकार फिर अस्तित्व में आ जाएगी। तो इस बात को उन्हें पता है
इन सब चीज़ों के चलते इस अंचल की आम जनमानस को, मतदाता को इस चीज़ का ज्ञान है शिवराज जी, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और फिर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मुद्दों की, मुद्दा देख लीजिए आप, कमलनाथ जी का एक भी प्रशासकीय निर्णय आप बता दीजिए जो आम जनमानस के खिलाफ हो। सारे निर्णय उनके, चाहे वो बिजली हो, आप 51,000 रुपये हो कन्यादान के, ये सब निर्णय किसान और आम जनमानस के पक्ष के रहे हैं। तो जनता इससे प्रभावित है निश्चित। चलिए दुर्गेश जी से मैं यही सवाल जानना चाहूँगा, ये विषय जनता को क्यों गहराई तक प्रभावित करेगा? दुर्गेश जी, जो विषय आप उठा रहे हैं कि सिंधिया जी का अपमान हुआ कांग्रेस में और उसी की वजह से आप इसको एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर भी उछालेंगे, क्या आप देखते हैं इसके क्या मेरिट्स आप देखते हैं जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि ये जनता पर असर डालेगा मुद्दा? शरद जी, निश्चित रूप से सिंधिया जी ने कोई अपने लिए किसी चीज की मांग नहीं की थी। वो मांग थी किसानों के लिए मध्य प्रदेश के। और अगर वो मध्य प्रदेश के किसानों की वॉइस उठाना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं और कमलनाथ जी उस वॉइस को दबाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जनता ने भी ये सब चीजें देखी हैं। और वो तो सिर्फ और सिर्फ जनता के हितों की बात कर रहे थे कि जनता के लिए मैं सड़क पे, किसानों के लिए मैं सड़क पे उतर जाऊंगा। निश्चित रूप से जनता देखेगी कि उन्होंने जिस पार्टी में इतने बड़े दायित्वों को निर्वहन किया उन्होंने, उसके बाद भी अगर किसानों के लिए उन्होंने अगर इस चीज को त्याग किया तो निश्चित ही इसलिए आएगी। पर मैं एक अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता को भी निश्चित रूप से एक बात की जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने बताया कि आदरणीय कमलनाथ जी विकास के लिए अनुकरणीय उन्होंने काम किए। तो शरद जी, आपके चैनलों पे 15 साल में हम कभी बिजली के मुद्दे को लेकर नहीं बैठे कि हम इलेक्ट्रिसिटी और बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हम कभी आपके चैनलों पे पानी के लिए नहीं बैठे कि हम पानी नहीं दे पा रहे हैं। पर 15 महीने में इस सरकार में अगर हम चैनलों पे बैठे तो बिजली सप्लाई के लिए बैठे कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं। कभी इनके मंत्री ट्रांसफार्मरों पे आरोप लगाते थे, कभी चमगादड़ों पे आरोप लगाते थे। ये सब चीजें मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अगर विकास की परिभाषा और कमलनाथ जी का अनुभव ये कहता है तो निश्चित रूप से इसीलिए प्रदेश ने उनको कह दिया कि चलो चलो हो गया। ये उन्हीं का ही वो जो डायलॉग थे जो अपने विधायकों को, जो अपने नेताओं को कहते थे, अब उन विधायकों ने इनको कह दिया चलो चलो हो गया। और अजीत जी, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। जब आप इन 24 की 24 सीटों पे जब प्रदेश की जनता कहेगी कमलनाथ जी को कि चलो चलो हो गया, और उसको आपको शिरोधार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आपने इन 15 आप कन्यादान की बात कर रहे हैं, आपने उन बच्चों को जिनकी शादियां हुई शरद जी, उनको लाडली लक्ष्मी योजना का तो भुगतान हो गया, पर आज तक उनको कन्यादान के 51,000 रुपए नहीं मिले। खंडवा में जो कन्यादान के जोड़ों ने जो प्रदर्शन किया था, वो प्रदेश की जनता ने भी देखा कि हजारों की जो जोड़े थे वो उन्होंने उसके, आपके ही चैनल पे हम लोग बैठे थे कि 321 करोड़ रुपए उस मद में कमलनाथ जी नहीं दे पा रहे। उठाई हैं आपके मित्र बीजेपी के दुर्गेश जी ने कई बातें उठाई हैं, क्या जवाब है आपके पास? जी, मेरा तो शरद जी यही निवेदन है मेरे मित्र से, भारतीय जनता पार्टी के दुर्गेश जी से, कि चलिए ठीक है, कांग्रेस ने सिंधिया जी के लिए कुछ नहीं किया। अब 3 महीने से उन्होंने थाली में परोस के आपको सरकार दे दी है, तो अब शिवराज जी का, सिंधिया जी की भावनाओं का ख्याल रख ले। किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दें, अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण की घोषणा कर दें। अब 3 महीने हो गए मेरे भाई, शिवराज जी और तो सब खदानों की भी घोषणा करते चले जा रहे हैं, खदानें भी खोलते चले जा रहे हैं, शराब के ठेकों के लिए भी इतने चिंतित हैं कि लगातार मीटिंगें होती चली जा रही, तो इनकी भी भाई साहब घोषणा करवा दीजिए। आप सिंधिया जी की इतनी भावनाओं का ख्याल है, करवा दीजिए, और उनके बचे हुए जो लोग हैं उनको शपथ दिलवा दीजिए मेरे भाई। दुर्गेश जी, हम तो बड़ी विनम्रता से आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप सिंधिया जी का पूरा ख्याल रखिए। और 15 महीने जब आप परेशान नहीं हुए, 3 महीने में क्या परेशान हुए जा रहे हैं आप? जब 15 महीने आपने सब कमलनाथ जी सब चीजें आंखें बंद करके, कान बंद करके चलने, सिंधिया जी के सम्मान की बात कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता में मेरे भाई आपका सिंधिया जी के प्रति जो प्रेम है, आपका सिंधिया जी के प्रति जो सम्मान उमड़ रहा है, उसका ख्याल रखिए। मोदी से नीचे करके नहीं गए। आज हमारा जनप्रतिनिधि भी देख रहा है, जनता भी प्रदेश की देख रही है कि इस संक्रमण काल में कांग्रेस के लोग तो जो 15 महीने तक क्वारंटाइन थे, अभी भी क्वारंटाइन ही दिख रहे हैं। और इसके विपरीत हमारे नेता, हमारे नरोत्तम जी हो जाए, शिवराज जी हैं, हमारे वीडी शर्मा जी, बहुत धन्यवाद करता हूं भदौरिया साहब। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है कि सिंधिया जी के अपमान की बात तो बहुत हो रही है, दोनों ही पक्षों से हो रही है, और इसी के साथ मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दे भी कांग्रेस और बीजेपी दावा कर रहे हैं।
कि ये जनता तक बहुत गहरा असर करेंगे, लेकिन कितना करेंगे ये तो उपचुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत धन्यवाद अजीत भदौरिया साहब। सोहेल, चलिए, जैसा कि इस चर्चा से जो बातें निकलकर सामने आई वो यही कि आने वाला वक्त और जनता ही ये डिसाइड करेगी कि बीजेपी का दावा सही है या फिर कांग्रेस का दावा सही है। जिस व्यक्ति विशेष के मान सम्मान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आगामी उपचुनाव में मुद्दा बनाने जा रही हैं, उसको जनता किस तरह से लेती है, ये आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।